जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ाई सीखने के लिए, पढ़ाई अगर रटने के लिए हुई तो कहानी खत्म है। पढ़ाई अगर परसेंटेज के लिए हुई तो भी कहानी खत्म है। पढ़ाई अगर सिर्फ नौकरी के लिए हुई तो भी कहानी खत्म है। पढ़ाई मतलब सीखना। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री पढ़ लिया तो अब हिस्ट्री अगर एंशिएंट इंडिया की पढ़ी, मेडिवल की पढ़ी, मॉडर्न की पढ़ी, वर्ल्ड की पढ़ी तो कुछ कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट। अमेरिका की तरफ नजर गई, वहां की महिलाओं को देखा आजाद, स्वतंत्र। अफगानिस्तान की तरफ नजर गई, वहां की महिलाओं को देखा परेशान, बंद। पढ़ाई सीखने के लिए इतना दिमाग को खोलती है, इतना दिमाग का विस्तार देती है, और एक शक्तिशाली दिमाग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो परफेक्शन के इतने बड़े बिंदु पर पहुंचेगा, इतने बड़े, जो भी करेगा परफेक्शन के बिंदु पर, उच्चतम शिखर पर करेगा। तो नारा यही है, पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। अब कहानी यह है कि द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद बहुत बड़ी चुनौती बना साम्राज्य के लिए। 1917 रशियन रेवोल्यूशन, 1920 अवध किसान सभा, 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1925 सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1924 एचआरए। साम्यवाद की विजय जो रूस में हुई, उस विजय ने दुनिया के सारे मजदूरों को उत्साहित किया, सारे। और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म को एक विकल्प के रूप में तैयार किया साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को खत्म करने का। साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। ये जो इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म जिसने पूरी दुनिया पे अपना दबदबा बना रखा था, मजदूरों का शोषण, किसानों का शोषण, आम आदमी का शोषण, रूस की क्रांति ने एक रोशनी फैलाई दुनिया के मजदूरों, किसानों और आम आदमी के बीच कि साम्यवाद की विजय यानी आम आदमी की विजय, कम्युनिज्म की विजय यानी मजदूरों की विजय, कम्युनिज्म की विजय यानी किसानों की विजय। और फिर उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ने लगा। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि भारत तो गुलाम मुल्क। तो 1920 में तुम देखोगे कि तुरंत किसान सभा, मजदूर सभा, किसान और मजदूर एक्टिव होने लगे। सिर्फ एक्टिव नहीं, यूनाइट होने लगे। और 24 में बन गई एचआरए। भारत के इतिहास के महानतम नायक सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद। युवाओं को इन सब को पढ़ना चाहिए एक बार। ये जो तुम उल्टी सीधी किताबें पढ़ते हो, किताब जब भी पढ़ो तो एक बात हमेशा याद रखो, एंटरटेनमेंट तो बहुत अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट के साथ एनलाइटनमेंट। आज के युवा को मैं देखता हूं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कोई काम कर रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए सीरीज देख रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए किताब पढ़ रहा है, तो वो जो एनलाइटनमेंट है वो उससे दूर हो जा रहा है। आज डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? समझने की क्षमता कम हो रही है, बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो रही है, इंपेशेंस बढ़ रहा है। तुरंत अगर आज का युवा दशरथ का पुत्र होता तब बगावत कर देता। अरे पापा 14 साल, रात में तो तुम कह रहे हो कि सुबह तुमका गद्दी बैठाई। 14 साल प्रभु श्री राम भारत उपमहाद्वीप के आदर्श
14 साल का धैर्य, 14 साल का संघर्ष, 14 साल का त्याग भगवान बना दिया। भगवान। तुम सीरीज देखो, अच्छी बात है, तुम किताब पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन दोनों को ध्यान में रख के पढ़ो, एंटरटेनमेंट और एनलाइटनमेंट, कि मजा भी आया और सीखा भी। जैसे किताब है कलाम साहब की इग्नाइटेड माइंड्स, 13 चैप्टर और 13 ऐसे चैप्टर कि वो 13 सिद्धांत बताते हैं। हर चैप्टर एक सिद्धांत पे टिका हुआ है, और वो 13 सिद्धांत जो समझ जाए और इंप्लीमेंट कर ले, समझते तो बहुत लोग हैं, समझ जाए और इंप्लीमेंट कर ले, उसके जीवन से डिप्रेशन गायब, पूरे देश में सनसनी। एक छोटे समय के अंतराल में कांग्रेस और गांधी जी को ओवरशैडो कर दिया। इस देश का साम्राज्य, इस देश का शासक तबका घबरा गया, इस देश के पूंजीपति घबरा गए, क्योंकि रशिया का हाल उन्होंने देखा था। इस देश का शासक तबका घबराया, इस देश का पूंजीपति घबराया, और जब दो ताकतवर लोग घबराए तो हुआ कि भैया कोई रास्ता निकालो, नहीं तो सब फंसेंगे। ये तो भगत सिंह लेनिन बनते जा रहे हैं भारत के, तो दूसरे चरण के क्रांतिकारी आतंकवाद को रोको। अब तुम्हें एक बात पता है कि क्रांति को रोकने के लिए सबसे सरल रास्ता कि जन आंदोलन को फिर से पैदा कर दो। मैंने कहा ना कि विरोध के दो रास्ते हैं, एक जन आंदोलन, एक क्रांतिकारी आतंकवाद। तो अगर जन आंदोलन दबेगा तो क्रांतिकारी आतंकवाद आ जाएगा, और अगर क्रांतिकारी आतंकवाद खत्म होगा तो जन आंदोलन आ जाएगा। तो यह हुआ कि भैया अब जन आंदोलन को कोई मुद्दा दो भारतीयों को। तो 1927 बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है आधुनिक भारत के इतिहास में। बड़े सारे कमीशन आए, ली कमीशन, एंड्रू कमीशन, कैम्बल कमीशन, मैकडॉनल्ड कमीशन, मॉनक्रीफ कमीशन, फ्रेजर कमीशन, पता नहीं कितने कमीशन, लायल कमीशन, स्ट्रैची कमीशन। लेकिन एक कमीशन ऐसा है जो आधुनिक भारत के इतिहास में एक हेडिंग है, उसका नाम है साइमन कमीशन। 1927 साइमन कमीशन। कुछ तो बात है इस कमीशन में, कुछ तो राज है इस कमीशन में। अब गौर करना, शासक और साम्राज्य कैसे खेल खेलता है। साइमन कमीशन टू रिव्यू द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत के राजनीतिक परिवेश का पुनरावलोकन। साइमन कमीशन। भारतीयों ने कहा बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया, भारतीयों के राजनीतिक स्थिति का पुनरावलोकन, बहुत बढ़िया, आओ। लेकिन उस कमीशन में सिर्फ व्हाइट्स, अब कश्मीर के लिए कोई कमीशन बने और उस कश्मीर के कमीशन में सारे तमिलनाडु के लोग, कश्मीर के लोग दुखी नहीं होंगे? बस भारतीय दुखी हो गए कि यार हमारी राजनीतिक स्थिति का पुनर्वलोकन करने जा रहे हो और हमको अंदर लिए ही नहीं। एंटी साइमन मूवमेंट शुरू हो गया। एंटी साइमन मूवमेंट इसीलिए कहते हैं सरकार यानी भगवान कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। जन आंदोलन को जिंदा करना था जिससे कि क्रांतिकारी आतंकवाद को संभाला जा सके। जन आंदोलन, एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट, लखनऊ खालिद जुमा साहब, बंगाल, महाराष्ट्र, गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। 1927 बड़ी बड़ी प्रमुख तिथि। साइमन कमीशन 1927। भारत में फिक्की का गठन। क्या है फिक्की? भारत के पूंजीपतियों की संस्था। अगर मजदूर यूनाइट हो रहे हैं तो पूंजीपति भी यूनाइट होगा।
पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पहले प्रेसिडेंट फिक्की के, भारत के वाइसरॉय से हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु संभालो इन युवाओं को, ये सब लेनिन बन रहे हैं, लेनिन, और अगर ये सफल हो गए तो तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे। बर्किनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। जब एंटी साइमन मूवमेंट शुरू हुआ तो बर्किनहेड ने कहा कि भैया क्या चाहते हो तुम लोग, भारत के लोग क्या चाहते हो? बोले साहब हमको नहीं पता हम क्या चाहते हैं, हमको 2000 साल से नहीं पता, कुछ तो ढूंढ रहे हैं हम। तो बर्किनहेड ने कहा कि अगर तुम लोगों को अपने ऊपर इतना भरोसा है तो एक संविधान बना के दिखा दो। बोले साहब कल दिखा देंगे। बोले कल नहीं दिखाना है, आराम से बनाओ, और मुझे पता है तुम बना लोगे। भारत जितनी योग्यता कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। भारत का आदमी परेशान भी इसीलिए है, अति योग्य है। कहता हम जानते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम कितने पानी में हो हम पहचानते हैं, तुम क्या कहने जा रहे थे हम जानते हैं, तुम क्या सोच रहे हो हम जानते हैं। अगर तुम आपस में देखो, अपने समाज में लोगों से बातचीत करो, देखो ऐसे ही लोग कहेंगे कि तुम्हारे रग रग से हम परिचित हैं। इस देश की कई समस्याओं में से जो सबसे बड़ी समस्या है कि इस देश का आदमी अति योग्य है, इसलिए कभी एक नहीं हो पाया। योग्यता मिलने नहीं देती, अहंकार पैदा करती है। मैं पहले सोचता था कि यार ये जो शिक्षक लॉबी है ये क्यों परेशान रहती है। मैं इस शिक्षक व्यवसाय में जब आया, शिक्षा के व्यवसाय में, इसका जो सबसे खराब पहलू मैंने देखा, जो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा, कि शायद ही कोई शिक्षक दूसरे शिक्षक की तारीफ करता हो। बहुत बड़ी बात मैंने देखी। आईएएस के फील्ड में, नीट के फील्ड में, पीएमटी के फील्ड में, आईआईटी, शिक्षक वर्ग को मैंने हमेशा बहुसंख्यक, मेजॉरिटी, अरे फलाने को कुछ नहीं आता, अरे वो बीड़ी पीता है, अरे वो ऐसा है, अरे वो ऐसा, सिर्फ अच्छे अच्छे शिक्षक, बड़े बड़े शिक्षक। तो बर्किनहेड ने कहा कि सिर्फ संविधान नहीं बनाओगे, संविधान ऐसा होना चाहिए जिस पे भारत का हर वर्ग सहमत हो। तो बर्किनहेड ने दो चुनौती दी। पहली चुनौती दी कि संविधान बनाकर दिखाओ, दूसरी चुनौती दी कि सारे वर्ग उस संविधान पर सहमत हो। और इसका परिणाम रहा 1928 में नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पॉइंट डोमिनियन स्टेटस, आजादी नहीं, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस, इक्वालिटी टू वुमेन, फंडामेंटल राइट्स, सेकुलरिज्म, चार बेसिक तत्व बन गई नेहरू रिपोर्ट। पहली चुनौती तो पूरी हो गई। दूसरी चुनौती क्या थी कि सारे वर्ग सहमत होने चाहिए। दो लोगों ने विरोध कर दिया, दो गुट ने विरोध कर दिया। एक मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सेकुलरिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए किसी भी कीमत पे, 14 पॉइंट प्रोग्राम। और कांग्रेस का जो युवा वर्ग था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब उस वक्त कांग्रेस के युवा तुर्क थे, इन्होंने विरोध कर दिया। कहा डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। तो नेहरू रिपोर्ट दूसरी चुनौती नहीं पूरा कर पाई और नेहरू रिपोर्ट वेस्ट हो गई 1928। और जब नेहरू रिपोर्ट वेस्ट हो गई तो महात्मा गांधी के राष्ट्रीय मंच पर पुनः पदार्पण, कम बैक। और महात्मा गांधी ने सबसे कहा कि खेलिए, और कोई खेलेगा? बोले नहीं भैया,
नहीं बोले और किसी खेलना तो आ जाओ आगे। और तब गांधी जी ने इरविन को लेटर लिखा। और कहा कि वो साइमन कमीशन के बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें डोमिनियन स्टेटस पर चर्चा होगी और इस बात की गारंटी हमें वाइसरॉय दें। इरविन ने कहा इतनी औकात मेरी नहीं है कि वहां पे किस बात पर चर्चा होगी उसकी मैं गारंटी दूं, मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा। अब एक तरफ तो इरविन ने गारंटी देने से मना कर दिया और दूसरी तरफ साइमन कमीशन का जब काम पूरा हुआ और श्वेत पत्र आया, व्हाइट पेपर, कि किन किन मुद्दों पे डिस्कशन होगा, उसमें डोमिनियन स्टेटस गायब था। कांग्रेस ने कहा यार जो हमारा प्रमुख मुद्दा है उसको तुमने डाला ही नहीं, हम नहीं आ रहे, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930। सिविल डिसोबीडिएंट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी जी ने कहा हमारे मुद्दे पे तुम यार चर्चा ही नहीं कर रहे हो, हम डोमिनियन स्टेटस की चर्चा की बात कर रहे हैं, तुम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो, हम आ ही नहीं रहे, हम कोई बात ही नहीं करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट को थोड़ा सा खटका लगा कि बिना कांग्रेस के राउंड टेबल कहीं मामला बिगड़ न जाए। अरे इरविन ने कहा कुछ मामला नहीं बिगड़ा, गांधी खत्म। पिछली बार वाले में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जलियांवाला बाग, इस बार गांधी सबसे जाकर क्या कहेंगे? साइमन, यहां आजाद भारत में कोई साइमन नहीं समझता। गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर को, बहुत लोगों को मैं देख रहा था गांधी जी को गाली दे रहे थे। बड़े बड़े नेता राजधानियों में गांधी जी पर माला चढ़ा रहे हैं। सास से बैर, पतोहू से नाता। उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े नेता राजधानियों में गांधी जी की मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं और उन्हीं पार्टी के वर्कर ट्विटर पे गाली दे रहे हैं। अरे भैया थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ कि हमारे बॉस माला चढ़ा रहे हैं तो कोई तो बात होगी। भाई हम रावण को गाली दें और हमारे पिताजी रावण को माला पहनाएं। तो इरविन ने कहा पार्लियामेंट से, कहा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इस बार गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं और ये साइमन तो समझा ही नहीं पाएंगे किसी को। आजाद भारत आज कोई नहीं समझता, समझना कोई चाहता ही नहीं। कुछ समय पहले मैं लिखना शुरू किया, ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखना शुरू किया, मैंने लोगों को बताना शुरू किया राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जातिवाद, कम्युनलिज्म। फिर मैंने लोगों का रिस्पांस देखा, यार ये देश जातियों से बना था, ये देश संप्रदायों से बना था, ये देश भारतीयों से बना था। भगत सिंह ने कहा कि मैं सिख हूं, कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, कि अशफाकुल्लाह खान ने कहा कि मैं मुसलमान हूं। सब ने कहा मैं भारतीय हूं और सब ने अपना पंजा मिलाकर मुट्ठी बना ली और लड़ाई की। क्या दशा है आज के भारत की। पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे आलिम, डॉक्टर, पीएचडी, ठीक है किसी से कुछ गलतियां भी हुई हैं, किसी से मानो हम लोग नहीं करते क्या। तभी तो राजेश खन्ना की एक मूवी, उसमें कहता है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। सब चले आते हैं। आज कोई आदमी मर रहा है भारत में, कह रहा है ये मुसलमान मारा गया, ये हिंदू मारा गया, ये पंडित मारा गया, ये दलित। अरे भैया भारतीय मारे जा रहे हैं। और यही बात अगर वो लोग सोच लेते, पार्लियामेंट ने कहा ठीक कोई बात नहीं, कौन कौन और कौन आ रहा है राउंड टेबल में? अरे बोले साहब बहुत लोग आ रहे हैं साहब, हिंदू महासभा वाले आ रहे हैं साहब, 1915 में बनी थी हिंदू महासभा। जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होती जा रही थी वैसे वैसे अंग्रेज शासक कांग्रेस को काउंटर करने के लिए विभिन्न दल पैदा किए जा रहे थे।
गौर से समझिएगा इस गेम को, आज तक चल रहा है। 1885 में कांग्रेस बनी, कोई और दल नहीं है जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित। लेकिन 1887 में यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन कांग्रेस के खिलाफ, 1906 में मुस्लिम लीग मुसलमान जमींदारों और सामंतों ने बनाई कि मुसलमानों का हित हिंदुओं से अलग है। आज महंगाई बढ़ी है तो मुसलमानों का असर नहीं कर रही है, लेकिन मुसलमान अलग ही नाचता है। और कह दो तो बुरा मान जाओ, संघ का आदमी है, ये संघ का आदमी अच्छा आदमी नहीं है। और सरकार से क्या मांगना चाहिए? नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। हिंदुस्तान में सरकारें तीर्थ यात्रा करवा रही हैं। तीर्थ यात्रा अपने पैसे से किया जाता है, हज अपने पैसे से किया जाता है। सरकार से तुम्हें वो चीजें मांगनी है जो सरकार को देना है। शिक्षा सरकार को देनी है, स्वास्थ्य सरकार को देना है, एम्प्लॉयमेंट सरकार को देना है, सुरक्षा सरकार को देना है। ये जनता मांगेगी तब सरकार देगी, सरकार अपने तरफ से नहीं देगी। सरकार तो जनता की इच्छा से शासन कर रही है। जनता कह रही साहब हमको ये चाहिए, उसने कहा ले लो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के नेता बहुत अच्छे हैं, इस देश के अधिकारी बहुत अच्छे हैं। मैं फतेहपुर गया था सेमिनार लेने, वहां एक लड़का कहा साहब करप्शन बहुत है। मैंने कहा है कोई करप्शन नहीं। जिस दिन इस देश की जनता पैसा लेकर वोट देना बंद कर देगी, सब करप्शन खत्म। जिस दिन इस देश में फिर राम मनोहर लोहिया जैसे नेता चुने जाएंगे जो जनता का सेवा करना चाहते हैं, पैसा नहीं है जेब में, 20 रुपया मर गए, 20 रुपया जेब में और लिख के गए कि मुझे लकड़ी में मत जलाना, मैं एक गरीब देश का नेता हूं, इतना पैसा नहीं हमारे देश के पास कि मुझे चंदन की लकड़ी में जलाया जाए। ऐसा नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री चाइना गए प्रधानमंत्री के रूप में, सदरी फटी हुई है, ऐसा नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर हैदराबाद का निजाम कह रहा पैसा ले लो, इस्लाम की तरफ आ जाओ, ऐसा नहीं था। और कितने नाम गिनाऊं, आज भी है, ऐसा नहीं है। मैं तो यह कहता हूं जनता से कि जाओ घर, एक सिविल सोसाइटी बनाओ शहर में, सब मिल जाओ, सिविल सोसाइटी बनाओ और अपने स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चुनो। उससे कहो बाबूजी आप एक पैसा मत खर्चा करो, हम लड़ाएंगे आपको, बस आप लड़ो। आप जाके संसद में बैठो, अगले 10 साल में इस देश की स्थिति बदल जाएगी। पार्टी टिकट दे या ना दे, शहर की जनता एक सिविल सोसाइटी का काम करे। शहर के जो सम्मानित लोग हैं वो किसी एक आदमी को चुने, लोहिया जैसा, शास्त्री जैसा। पार्टियों से कहें इस व्यक्ति को टिकट दो, नहीं दिया व्यक्ति खुद ही लड़ाएं, अपने पैसे की चाय पिलाएं। वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। 10 साल 10 साल में इस देश की स्थिति बदल जाएगी। तो तुम देखोगे जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, दूसरे संगठनों को बढ़ा रही है। 1906 मुस्लिम लीग, स्वदेशी आंदोलन के बाद 1915 हिंदू महासभा, होम रूल लीग के बाद 1919 प्रिंसली स्टेट एसोसिएशन, 1920 अकाली दल, 1924 डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और न जाने क्या क्या, सबको बुलाया। सिखों के रिप्रेजेंटेटिव, हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव, लिबरल के रिप्रेजेंटेटिव। अरे भैया इस देश का जो आदमी है सबकी एक ही चुनौती है। बनाया तो था पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, अभी आए थे वर्ल्ड कप में उनका एक अधिकारी, पासपोर्ट ही फाड़ दिया अपना।
सामान्य जितने जन होते हैं सबकी एक चुनौती होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो कोई भी हो। तो इन लोगों ने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि कांग्रेस ना आए, भाड़ में जाए, कोई बात नहीं। सिखों के प्रतिनिधि आए, मुसलमानों के आए, हिंदुओं के आए हैं, डिप्रेस क्लास के आए हैं, क्या कर लेंगे गांधी और क्या कर लेगी कांग्रेस। और उधर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और भारत में सविनय अवज्ञा। और क्या मुद्दा उठाया गांधी जी ने, वाह, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, ऐसे मुद्दा बनाया जाता है, इसको कहते हैं लीडरशिप। अब मुसलमान ये थोड़ी कहेगा भैया नमक सफेद रंग का होता है, हमारे धर्म में नहीं अलाउड है, नमक सब खाते हैं। ऐसे मुद्दा बनाना चाहिए, सबका मुद्दा हो, सबका, सब जुड़े हो उससे, मुद्दे ऐसे होने चाहिए। आग लग गई कोस्टल एरिया में, गांधी जी ने कहा मैं पैदल जाऊंगा साबरमती से दांडी, पैदल। गुजरात, केरला, तमिलनाडु, पूरा कोस्टल एरिया आक्रामक, और नॉन कोस्टल एरिया में स्थानीय मुद्दे। बिहार में चौकीदारी टैक्स, असम में कार्लाइल सर्कुलर। फिर गांधी जी ने उसी सूत्र का इस्तेमाल किया, व्यक्तिगत हित, राष्ट्रीय मंच, पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल प्लेटफॉर्म। पूरा देश खड़ा हो गया। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा, जॉर्ज पंचम और रैमसे मैकडोनाल्ड को, कि यार रामलीला हो रही है और राम तो आए ही नहीं। तब तेज बहादुर सप्रू लिबरल नेता थे, उनको भेजा कि जाओ भैया गांधी और कांग्रेस से बात करो, भैया जाओ इनको भी बुलाओ, भैया असली तो नेता यही हैं। जिस देश में 90% लोग अशिक्षित हों, जिस देश में 90% लोग गरीब हों, राष्ट्र ना हो, उस देश में कोई व्यक्ति इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दे। इस देश के महापुरुष उस आदमी को गाली देते हैं। अरे असहमत रहो, आलोचना करो, कोई बात आपको अच्छी नहीं है आप असहमत होइए, कोई बात आपको सही नहीं लगती आप आलोचना करिए। G20 का सम्मेलन था, सब गए गांधी जी के समाधि पे, सब, अमेरिका, फ्रांस, इटली, सब। तेज बहादुर सप्रू को भेजा, कहा जाओ भैया मनाओ गांधी जी को। अब सरकार की तरफ से न्योता आया। अब आपके और आपके पिता में झगड़ा हो गया रात में, और सुबह आप कोचिंग जा रहे हैं और बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है। और तब आपके पिता ने पीछे से आपकी माता जी से कहा कि ये कार की चाबी दे दो, कह दो जाओ कार से चला जाए कोचिंग। यानी पिताजी ने एक कदम बढ़ाया सुलह करने के लिए। तो आपका फर्ज क्या है? आप जाके उनका पैर छू के माफी मांग लें कि गलती हो गई। जब कोई बड़ा आदमी मामले को सुलझाने का प्रयास करे तो छोटे को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, नियम है ये। और आपके पिताजी ने आपकी माताजी को चाबी दिया कि कह दो कार से चला जाए, और आपने चाबी लिया और घर के बाहर फेंक दिया कि भाड़ में गई कार, मार के निकाल देगा घर से, सड़क पे आके भीख मांगने लगोगे। गांधी जी ने समझौता कर लिया, गांधी जी ने समझौता कर लिया, और गांधी जी उसी वक्त आजादी मिल गई होती हमको। अच्छा, कितना बढ़िया काम किया गांधी जी ने। गांधी इरविन समझौता, सरकार की तरफ से न्योता आया है, और सरकार नहीं साम्राज्य की तरफ से न्योता आया है बात करने का। बात करेंगे, और इसका परिणाम रहा 1931 गांधी इरविन समझौता। एक लाइन में कहीं खुशी कहीं गम, एक लाइन में गांधी इरविन समझौता, सिर्फ एक लाइन में कहीं खुशी कहीं गम। खुशी कहां? कांग्रेस के लोगों के बीच। क्यों? जिस कांग्रेस को सरकार अभी तक गाली दे रही थी,
डफरिन ने क्या कहा? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। कर्जन ने क्या कहा? कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड माई अल्टीमेट एम इज टू गिव इट अ पीसफुल डिमाइस। कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक दफन करूं। पिंटो क्या कहता है? सेडिशियस बाबू, षड्यंत्रकारी बाबू। उस कांग्रेस को सरकार पहली बार बराबरी का दर्जा दे रही है। ये तो खुशी की बात थी। अब दुख की बात क्या थी? जिस मुद्दे को गांधी जी ने उठाया, सॉल्ट सत्याग्रह, सरकार ने कहा कि सिर्फ कोस्टल रीजन के आदिवासियों को थोड़ा बहुत नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य मुद्दा ही छूट गया। जिन लोगों की संपत्तियां जब्त हुई थी आंदोलन के दौरान, किसी की बुलेट जब्त हुई थी, उसको साइकिल दे रही थी सरकार। लोगों ने कहा भैया हमारी बुलेट उठा ले गए थे। हाँ बोले 1 साल में साइकिल बन गई, वापस ले जाओ। गांधी जी शांत। तो मुख्य मुद्दे पर सरकार ने कुछ नहीं किया, पार्शियल कंपेंसेशन दिया। और सबसे बड़ा दुख, युवाओं को फांसी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। गांधी जी वहां कुछ बड़ा नहीं कर पाए। हालांकि इस पर गांधी जी पर बहुत हमला होता है, इस पर गांधी जी पर बहुत हमला होता है और गांधी जी का बचाव भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह गांधी जी अंबेडकर से अड़ गए थे, वैसे ही गांधी जी को सरकार से भी अड़ जाना चाहिए कि ना, आजीवन कारावास कर दो, फांसी मत देना। अड़ना चाहिए गांधी जी को, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अड़ना चाहिए कि नहीं, यह हमारे देश के युवाओं को फांसी नहीं होगी। ठीक है, आप उत्तेजित हैं, आप खुश हैं कि सरकार आपसे बात करने जा रही है, पर आपका घर जला के थोड़ी आप उससे बात करेंगे। चलिए आपने नमक का मुद्दा छोड़ दिया, आप लोगों को उनके सामान वापस नहीं दिला पाए, सब ठीक है, पर युवाओं के मुद्दे पर आपको अड़ना चाहिए था। आपको एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठना चाहिए था। आपकी जो भी मजबूरी रही हो, जिस तरह से आप पूना समझौता में आमरण अनशन पर बैठ गए थे, बाबा जी आपको इस मुद्दे पर भी आमरण अनशन पर बैठना चाहिए था। यह व्यक्तिगत राय है मेरी। करना चाहिए था। जितना आप उत्तेजित थे सरकार से बात करने के लिए, उतनी सरकार भी उत्तेजित थी आपसे बात करने के लिए। तो हम ही आपकी सारी बात क्यों माने? कम से कम आप हमारी एक तो मानो। नेहरू जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, कंप्लीट सरेंडर। ये नेहरू जी ने कहा, कंप्लीट सरेंडर नहीं करना चाहिए था बाबा जी आपको। खैर समझौता हो गया। गांधी जी गए सेकंड राउंड टेबल अटेंड करने। सेकंड राउंड टेबल अटेंड करने गए, रैमसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उसने कहा भारत को यूं फेडरेशन बना दे। गांधी जी ने कहा बना दो भाई। रैमसे मैकडोनाल्ड ने गांधी जी से कहा, गांधी जी एक बात बताइए, आप कितने भाई हैं? बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 भाई हैं बाबूजी। हाँ बोले यही तो दिक्कत है, आप ये अंबेडकर जी रो रहे, कह रहे ये लोग हमको भाई ही नहीं मानते। अरे बोले ये तो जिगर का टुकड़ा है। अरे बोले ड्रामेबाजी वाली बातें मत करो, ये बेचारे इतने दिनों से परेशान है, इतने सालों से परेशान है, आप लोग इनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, इज्जत नहीं दे रहे हैं और ये सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं होगी। और वहीं से गांधी जी उठकर चले आए और कांग्रेस ने तीसरे राउंड टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बहिष्कार किया। तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और सरकार ने 2 प्रमुख चीजें दी। एक कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट हिंदी में बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड,
और दूसरा 1935 का अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनल अवार्ड, पुराने जिन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था उनको जारी रखा, एक दो और ऐड कर दिए, उसमें दलित भी थे। लेकिन ये जो था सेपरेट इलेक्टोरेट, इसने जहर फैलाना शुरू कर दिया था। 1909 में मुसलमानों को मिला, 1924 में वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट पाकिस्तान टर्म को कॉइन किया। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद अधिवेशन मुस्लिम लीग का, उसमें कहा मुसलमान बाहुल्य एरिया को ऑटोनॉमी। मुसलमानों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 में दिया गया था वो उसने जहर दिखाना शुरू कर दिया था। और शायद अब अंग्रेजों की यह चाल थी कि भारत को सीधे बांटने की क्या जरूरत है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या करेगा, सेपरेटिज्म की भावना पैदा करेगा, अलगाव की। आज मुसलमानों को दिया है, मुसलमान पाकिस्तान मांग रहा है, सिखों को दे दो, खालिस्तान मांगेंगे, हिंदुस्तान है ही है, दलित को दे दो, दलितिस्तान मांगेंगे, पूरा भारत बाल्कनाइज हो जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। गांधी जी को यह दिखाई पड़ रहा था कि बहुत बड़ा साजिश अंग्रेजों की। और तब गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि आप चाहते हैं दलित उत्थान? उन्होंने कहा किसी भी कीमत पे। तो बोले भैया रिजर्वेशन ले लो। अब दिल्ली से मुंबई जाना है, जहाज में बैठ के जाना है। डॉक्टर ने कहा हाँ। तो बोले विस्तारा में ही जाना है, स्पाइस जेट से चले जाइए, इंडिगो से चले जाइए, एयर इंडिया से चले जाइए। और मैं डॉक्टर अंबेडकर की महानता को स्वीकार करता हूं, सलाम करता हूं मैं डॉक्टर अंबेडकर की महानता को, कि उस महान शख्स ने पुरानी सारे दर्द को भुला दिया भारत के नए भविष्य के लिए। नमन है डॉक्टर अंबेडकर को। लोग पास्ट भूल नहीं पाते हैं। जब लोग शक्ति में आते हैं, सत्ता में, तो कहते हैं कि तू से कलम मांगे नहा तू नाई दी हो रहा, एक चक्कर तुझसे यहां प्याज मंगाए नहा तू नाई भेजो रहा। छोटी छोटी बात लोग याद रखते हैं, छोटी छोटी। क्या महान शख्सियत है डॉक्टर अंबेडकर। पास्ट भुला दिया, किसके लिए? हिंदू धर्म को बचा लिया और भारत के आने वाले भविष्य को बचा लिया। पूना समझौता 1932 पढ़ाई सीखने के लिए है। पढ़ाई वैमनस से पढ़ाई, शिक्षा, धर्म, ये सब जहर फैलाएंगे। उदयनिधि स्टालिन का इतना मामला चल रहा है, सनातन धर्म को गाली दिया। सनातन धर्म, कोई सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं देता। मार्टिन लूथर जर्मनी में ईसाईयत को गाली दे रहा था। ईसाईयत का जो पाखंड था वो उस पर हमला कर रहा था। मार्टिन लूथर दुश्मन था ईसाईयत का, कैथोलिक रिलीजन का। कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? मैंने उनसे पूछा बताओ हनुमान चालीसा क्या बनाने का वादा करती, बता ही नहीं पाए। 10-10 साल से पढ़ रहे थे, एक लाइन पर ध्यान नहीं दिया। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा और उसको फॉलो करेगा वो भगवान शंकर जैसे शंका विहीन हो जाएगा। धर्म इतनी बड़ी चीज है। रामदूत अतुलित बलधामा, कितने लोग 10-10 साल से हनुमान चालीसा पढ़े, 8 सिद्धियों का नाम ही नहीं पता। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता, माता तो उनकी अंजनी है। और जो हनुमान जी की आराधना करे, ध्यान करेगा, साधना करेगा, भगवान उसके दिल में रहेंगे। यही तो सीना फाड़ के दिखा रहे हैं वो। मतलब बजरंग बली का अनुयायी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। धर्म को कोई कुछ नहीं कर सकता। पाखंड, अज्ञानता। जागो मेरे भारतवासियों, जागो।
पढ़ो, चीजों को एनालाइज करो। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।